आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। जैसा कर दीजिए सो दैट आपके पास आने वाली वीडियो समय पर पहुंच सके। तो हम वीडियो शुरू करते हैं, व्यावसायिक वित्त को पढ़ते हैं कि क्या होता है कि बाजार की स्थिति। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा तीसरा था, दो डिसीजन हमने पढ़ लिए। एक पढ़ लिया हमने निवेश वाला और एक पढ़ लिया हमने कि पैसा कहाँ से एकत्र करेंगे। अब आता है लाभांश, जो हमारे अंशधारियों को दिया जाता है, जो हमारे मालिक हैं उनको दिया जाता है। तो उनको खुश रखने के लिए मुझे लाभांश देना ज़रूरी होता है। तो उसको कैसे क्या कहते हैं उसको? तो लाभांश का मतलब लाभ में वह अंश होता है जो अंशधारियों को दिया जाता है। वितरित का मतलब बाँटना होता है। इस निर्णय से यह निश्चित किया जाता है कि जो अर्जित लाभ है, जितना मैंने प्रॉफिट कमाया है, कर का भुगतान टैक्स काटने के बाद क्या कितना भाग हम अपने अंशधारियों को दें, लाभ के रूप में वितरित करें, ये यहाँ पर देखा जाता है। तथा लाभ का कितना भाग जो है, जिसको प्रतिधारित का मतलब पढ़ा था ना आपने, रोका हुआ लाभ, जिसको हम रोक लेते हैं अपने व्यवसाय को विकास करने में, यूज करने के लिए, उसका विस्तार करने में। तो विकास और विस्तार में जिसको हम रोक लेते हैं, या कुछ अनफोर्सीन लाइबिलिटी होती हैं, जो लाइबिलिटी ऐसी हैं जो अभी हैं तो नहीं पर आ सकती हैं, तो उनके लिए हम पैसे को रोक के रखते हैं, तो वो प्रतिधारित उपार्जन कहलाता है। ठीक है, उसको दोबारा कहाँ यूज करेंगे उसके लिए देखा जाता है। ठीक है, तो विनियोग का मतलब इन्वेस्टमेंट होता है, तो आवश्यकता को पूरा कर सके, ये सके है कर सके, ये डिसीजन हमें इसमें लेना होता है कि हम कितना लाभांश बांटें और कितना रोकें। तो कितना लाभ का हिस्सा रोकें और कितना लाभ का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करें। तो कौन से ऐसे कारक हैं जो लाभांश के निर्णय को प्रभावित करते हैं? तो पहला कारक है वो वही लाभ ही है। उपार्जन का मतलब लाभ है, प्रॉफिट है। तो अगर प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट जो है आपका एक तो स्टेबल है, मतलब स्टेबल का मतलब है कि स्थिर है, स्थिर से भी ज्यादा अगर वो आगे बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है हर साल, तो आप लाभांश ज्यादा दे सकते हो। ठीक है, पर अगर वो अस्थिर है, ठीक है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, उसमें उतनी बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो आप लाभांश कम दोगे। नेक्स्ट, उपार्जन का स्थायित्व, क्या आप जो प्रॉफिट है वो स्टेबल है कि नहीं है, वो स्थिर वाली बात। तो जब वो स्टेबल होता है तो आप ज्यादा भी दे सकते हो, जब वो कम होता है तो आप कम भी दे सकते हो। फिर लाभांश का स्थायित्व, यहाँ पर जो हम लाभांश उनको हर साल देते हैं, क्या हम उसको एक जैसा रखना चाहते हैं? क्योंकि ये आप जान लीजिए कि जैसे मैं एक साल अगर 8% देता हूँ, तो मुझे कोशिश करनी चाहिए कि मैं अगले आने वाले हर साल में कम से कम इतना तो दे पाऊँ, ये मुझे देखना होता है। तो बीच में कभी प्रॉफिट मेरा ज़्यादा भी मिलेगा, मतलब कि अगर मेरा प्रॉफिट या लाभ जो है मेरा वो ज़्यादा भी है, तो मैं ज़्यादा लाभांश ना देकर 8% के आसपास रखूँ तो ही सही है, क्योंकि कभी ऐसे भी साल आएंगे जब मेरा लाभ जो है वो उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था। तो फिर ऐसे साल में मैं कवर कर कर उसको वहीं 8% पे रखने की कोशिश करूंगा। तो ये कहलाता है लाभांश का स्थायित्व, जहां पर हम अपने लाभांश को एक निश्चित दर पर फिक्स कर देते हैं और लगभग लगभग उतना देने की कोशिश हर साल करते हैं, चाहे प्रॉफिट कम हो रहा हो चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो रहा हो। तो ये भी देखा जाता है कि आप कंपनी क्या चाहती है, क्या लाभांश को फिक्स रखना चाहती है तो वो यूज करेगी इसको, और नहीं तो वो अगर ऐसा नहीं चाहती तो वो ज्यादा भी दे देगी, जिस साल ज्यादा प्रॉफिट होगा, और जिस साल कम होगा उस साल कम भी दे देगी। नेक्स्ट आता है समृद्धि सुयोग, मतलब आगे विकास के मेरे पास ऑप्शन है, मुझे अपने जो व्यवसाय है उसको विस्तार करने के ऑप्शन अवेलेबल हैं मेरे पास। अगर मैं अपने व्यवसाय के विस्तार करने के लिए मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, तो मैं लाभांश कम दूंगा। ठीक है, तो मैं लाभांश को कम दूंगा। अगर कम ऑप्शन है तो आप ज्यादा भी दे सकते हो। फिर कैश फ्लो तो देखा ही जाता है, अगर कैश फ्लो अच्छा हो, मतलब कि कैश फ्लो जो है वो उसका उसका जो कैश का मूवमेंट है वो अच्छा हो, ये सही हो, तो आप ज़्यादा दे सकते हो। अगर वो फ्लक्चुएट कर रहा हो, मतलब कि ऊपर नीचे जा रहा हो, तो आप लाभांश फिर कम दोगे, फ्लो को देखते हुए। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट आता है पूर्वाधिकारी अंशधारी। पूर्वाधिकारी का मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, मैं छोटा सा आपको समझा दूं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वो हैं
जो इक्विटी शेयर होल्डर नहीं होते, जिनको लाभांश जो है एक निश्चित दर पर देना ही देना होता है, ठीक है, वो कंपनी के व्यवसाय के जो निर्णय वाले काम होते हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो ये इनकी कंडीशन क्या है, उसको देखकर भी हमें लाभांश का डिसीजन लेना होता है। कोशिश ये की जाती है कि जितना इनको दिया जा रहा है, कम से कम उतने के आसपास हम इक्विटी शेयर होल्डर को दे पाएँ, जिससे वो हमसे जुड़े रहें, नाराज़ ना हो। तो पूर्वाधिकार अंशधारियों की कंडीशन क्या है, उनके मन में क्या विचार चल रहे हैं, उसको देखकर भी हमें डिसीजन को लेना होता है। करारोपण नीति का मतलब होता है टैक्स लगना। तो टैक्स, आपको पता है कि टैक्स अगर किसी भी कंपनी को देना पड़ेगा ज़्यादा, अगर टैक्स रेट ज़्यादा हो, तो मैं लाभांश को घोषित करने की कोशिश कम करता हूँ, और अगर टैक्स रेट कम होंगी, ठीक है, टैक्स रेट अगर रीज़नेबल होंगी, तो मैं लाभांश ज़्यादा भी दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये इस पे भी डिपेंड करता है कि टैक्स की रेट क्या है। टैक्स की रेट के अकॉर्डिंग भी हम जो है डिविडेंड को जारी करते हैं, क्योंकि टैक्स अल्टीमेटली जो देना पड़ता है वो अंशधारियों को देना पड़ता है। अंशधारी कौन है? शेयर होल्डर, मालिक। तो मालिक ज़्यादा टैक्स क्यों देगा? इससे तो बढ़िया वो अपने बिजनेस में ही पैसा रोक लेगा। तो इसलिए टैक्स रेट पर भी लाभांश के निर्णय का प्रभाव पड़ता है। शेयर बाजार है ये। शेयर बाजार की प्रतिक्रिया क्या है? तो आपको पता है कि अगर जब भी कोई कंपनी लाभांश घोषित करती है और वो लाभांश ज़्यादा दे, तो शेयर की जो वैल्यू होती है, मतलब कि एक अंश की जो वैल्यू है, अंश का मतलब शेयर, वो ज़रूर इंक्रीज़ करती है। और अगर आप लाभांश कम घोषित करोगे, तो मार्केट में रिएक्शन भी उल्टा ही आता है। तो प्रतिक्रिया अगर मेरे पॉजिटिव दिख रही है मुझे, तो मैं ज़्यादा लाभांश भी घोषित कर सकता हूँ। बट अगर प्रतिक्रिया दिख रही है कि कोई खास फ़र्क पड़ने वाला नहीं है ज़्यादा घोषित करके भी, तो मैं कम भी घोषित कर सकता हूँ। फिर मैं आपको बता दूँ कि किसी एक निर्णय पर ये डिपेंड नहीं करता। आपको जो है एक से ज़्यादा निर्णय लेने पड़ते हैं, मतलब कि एक से ज़्यादा कारक को ध्यान में रखकर एक निर्णय लेना पड़ता है। अब आता है पूँजी बाज़ार तक पहुँच। कैपिटल मार्केट में मेरी पहुँच कैसी है? तो जो अच्छी कंपनियाँ होती हैं, जो जिनका मार्केट में वैल्यू अच्छी होती है, वो अगर लाभांश कम भी देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है? क्योंकि उनके शेयर बिकेंगे नहीं, ये उनको पता होता है। तो अगर मेरी मार्केट में रेपुटेशन अच्छी है, मेरी गुडविल अच्छी है मार्केट में, ठीक है, पूँजी बाज़ार पर मेरी अच्छी पकड़ है, तो मैं लाभांश कम घोषित कर कर भी काम चला सकता हूँ, पर अगर नहीं है तो मुझे देना पड़ेगा, जिससे जो मेरे शेयर होल्डर हैं वो मुझसे जुड़े रहें। और अब लास्ट आता है कानूनी बाध्यता। जब हम कुछ लोन वगैरह लेते हैं, कई काम करते हैं, ठीक है, तो जब भी हम ऋण वगैरह लें, या जो जितने नियम सरकार ने हमारे ऊपर लगा रखे हैं, हमें उनका पालन करना होता है, और उसके हिसाब से ही डिविडेंड को डिक्लेयर करना पड़ता है, लाभांश को जो देना पड़ता है। तो कभी-कभी वो कानूनी बाध्यताएँ भी हमें लाभांश को घोषित करने में, उसकी जो परसेंटेज है उसको घोषित करने में एक बाधा के रूप में उत्पन्न होती है। तो इन सब कारकों को ध्यान में रखते हुए हमें डिसीजन लेना होता है कि हम लाभांश कितना अपने अंशधारियों को घोषित करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पर। तीनों निर्णय हमने पढ़ लिए। अब आता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे की जाए, वित्तीय नियोजन और उसका महत्व क्या है, जो हमने पढ़ा अभी, क्योंकि हम प्रबंध कर रहे हैं। तो प्रबंध में आपको पता है कि सबसे पहला जो काम होता है वो नियोजन का होता है। तो अगर हमने प्लानिंग अच्छी कर ली, तो लगभग हम सारे काम अच्छे कर लेंगे। तो वित्तीय नियोजन से तात्पर्य निश्चित रूप से एक संगठन के भविष्य परिचालन से संबंधित जो वित्तीय ब्लू प्रिंट तैयार करने से होता है, कि हम कैसे कैसे पैसे की जो रिक्वायरमेंट है, पैसा कहाँ से आएगा, कहाँ यूज होगा, उसके बारे में एक ब्लू प्रिंट तैयार करते हैं। उसी को हम वित्तीय नियोजन कहते हैं। वित्तीय नियोजन का जो उद्देश्य होता है वो होता है उचित समय पर जितने पैसे की जरूरत है उतना आसानी से हम उपलब्ध करा पाए, ये वित्तीय नियोजन में किया जाता है। तो जो निधियों का मतलब है, निधियों की आवश्यकता अनुसार उनकी उपलब्धता का आश्वासन देना। जितने पैसे की हमें जरूरत है उतना हम आसानी से पूरा कर कर आपको दे देंगे, ये नियोजन में देखा जाएगा। दूसरा ये देखा जाएगा कि जो फर्म के जितने भी संसाधन हैं, उनको हम ज़्यादा ना बढ़ाएं, मतलब कि उनका गलत उपयोग या ज़्यादा ना इकट्ठा करके रख लें। जितने की ज़रूरत है
सिर्फ उतना ही। तो ना तो उससे मतलब ये तो है कि कितनी ज़रूरत है उतनी हम पूरी कर देंगे, और ये है कि हम ज़्यादा अपने पास नहीं रखेंगे। अगर मुझे 1 करोड़ की ज़रूरत है, तो मैं सिर्फ इतना ही इकट्ठा करूँ, 1 करोड़ 30 लाख भी ना करूँ और 90 लाख भी ना करूँ। तो मुझे ये देखना होता है कि जितने की मुझे ज़रूरत है, मैं उतना ही पैसा इकट्ठा कर पाऊँ या उसको एकत्र कर पाऊँ, सो दैट मेरा जो काम है, वो सबसे अच्छे ढंग से उपयोग हो सके। यहाँ पर हम अच्छे ढंग से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगे, यहाँ हम उनको वेस्ट करेंगे। तो हमें कहाँ रहना होता है? यहाँ पर रहना होता है। किसी भी व्यावसायिक इकाई के समग्र नियोजन, समग्र मतलब पूरा, एक साथ नियोजन का वित्तीय नियोजन, मतलब ये नियोजन वो है जो हम पिछले पूरी बुक में पढ़ के आए थे प्लानिंग का। तो जो पूरी प्लानिंग है, उस प्लानिंग में वित्तीय नियोजन का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसका जो लक्ष्य होता है वो कंपनी में कितने पैसे की ज़रूरत है, उसको उपलब्ध कराना, जो समय है उस समय उपलब्ध करा पाना, और जो अनिश्चितताएँ हैं उनको दूर करना, जिससे समय पर पैसा एकत्र मिल सके उन लोगों को, ये देखना होता है। और हम काम को अच्छे ढंग से चला पाएँ, ये वित्तीय नियोजन में किया जाता है। ठीक है? तो महत्व भी आपका यहाँ पर पता चल गया, क्या होता है वित्तीय नियोजन ये भी पता चल गया। जितने पैसे की आवश्यकता है उसको उपलब्ध कराना ही वित्तीय नियोजन में किया जाता है। ज़्यादा वेस्टेज ना करें, ये भी इसी में देखा जाता है। अब आता है हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हम अपना जो 2 चीज़ें मिलेंगी इसमें, आपको पढ़ोगे आप। एक है हमारा समता, समता का मतलब जो मालिक होते हैं, और एक है हमारा बाहर वालों से जो हम ऋण लेते हैं। तो इन दोनों में बैलेंस कैसे रखना है, क्योंकि कोई भी एक चीज़ अगर ज़्यादा कर दोगे, तो आपके लिए हानिकारक हो जाएगा हर प्रकार से। इन दोनों में बैलेंस बनाना ही जो है वो पूंजी संरचना कहलाता है। ठीक है? तो वो हम पढ़ेंगे। तो वित्तीय प्रबंध में एक महत्वपूर्ण जो निर्णय होता है, वो वित्तीय प्रारूप से संबंधित होता है कि निधियों जितना पैसा हमें चाहिए उसके लिए जो जो स्रोत हैं, उनका मैं उपयोग क्या करूँ, उनका अनुपात क्या हो, मतलब कि इसमें समता और ऋण में क्या अनुपात हो। तो स्वामित्व के आधार पर व्यावसायिक वित्त के स्रोतों को मोटे तौर पर 2 भागों में बाँटा गया है। पहला है स्वामित्व निधि, जिसको समता कहते हैं, और दूसरा है उधार लिया गया, जिसको ऋण कहते हैं, बाहर का पैसा। ठीक है? एक्सटर्नल लायबिलिटी, ग्रहित निधि का मतलब। तो जो पूंजी संरचना होती है तथा उसको जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो हम अब पढ़ेंगे। तो एक फर्म की पूंजी संरचना का निर्धारण करने में विभिन्न प्रकार की निधियों से संबंधित अनुपात का निर्धारण सन्निहित है। मतलब कि जो ये पूंजी संरचना होता है, इसका मतलब होता है, पूंजी संरचना में हम ये देखेंगे कि जो हमारी समता है और जो हमारा ऋण है, उसमें क्या अनुपात होगा, इसी को देखना ही क्या कहलाता है, पूंजी संरचना कहलाता है। कि इनमें क्या अनुपात हम रखेंगे। तो आपने पढ़ा है कि डेब्ट इक्विटी रेशियो होती है, तो वो क्या होती है? ठीक है, डेब्ट इक्विटी रेशियो को हमने क्या पढ़ा है? डेब्ट का मतलब ऋण होता है, तो वो क्या होता है? 2:1 होती है ना? ठीक है, तो ये आदर्श होती है। तो ये डिसाइड करते हैं हम विभिन्न कारकों के माध्यम से, जो देखेंगे अभी हम। पूंजी संरचना में इन दोनों के बीच में क्या अनुपात होगा, वो निर्धारित करना हमारा काम होता है। तो पूंजी संरचना को कौन प्रभावित करता है, कौन से कारक हैं? कैश फ्लो कैसा है? ठीक है, अगर कैश फ्लो अच्छा है तो बात सारी वहीं पर ही आएगी। अगर फ्लो अच्छा है तो आप जो है ऋण को बढ़ा सकते हो अपनी संरचना में। ठीक है, और अगर वो सही नहीं है, ठीक है, तो अगर वो सही नहीं है, फ्लो जो है वो फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे जाता है, तो आप ऐसे केस में रिस्क ऋण से नहीं ले सकते, आपको समता की तरफ जाना पड़ता है। फिर है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो आपने पढ़ी है अकाउंट्स में, तो ब्याज आवरण अनुपात। तो जितना पैसा आपको इंटरेस्ट के रूप में देना है, क्या उतना आप कमा पा रहे हो? अगर आप उतना कमा पा रहे हो तो आप ऋण के माध्यम से काम चला सकते हो। इसका फार्मूला होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और डिवाइडेड बाय जो ब्याज आपको बाहर
वालों से उधार पर देना है। तो ये जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, ये जितनी अच्छी होगी उतना ही आप उस तरफ जा सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना पैसा है कि आप ब्याज को चुका पाओगे। ठीक है, ये जितनी लो जाएगी आपको दूसरा माध्यम चुनना पड़ेगा। नेक्स्ट आया ऋण सेवा आवरण अनुपात, डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। इसके फार्मूले में क्या होता है कि जो कर के बाद की आय होती है, टैक्स देने के बाद जो मेरा प्रॉफिट बचता है, वो उसमें डेप्रिसिएशन प्लस हो जाता है, उसमें ब्याज प्लस हो जाता है, उसमें जो नॉन कैश जो ट्रांजेक्शन है वो प्लस हो जाती हैं, जो हम अपने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को लाभांश देंगे वो भी आ जाता है, हमारा ब्याज भी आ जाता है, और जो आभारों का भुगतान है वो भी इसमें आ जाता है। तो ये इससे एडवांस वर्जन है। इसमें और ज़्यादा खर्चे आ गए, तो क्या इन सब खर्चों को अगर मैं कवर कर पा रहा हूँ, तो मैं ऋण के माध्यम से लोन ले सकता हूँ। अगर मेरी आय इतनी नहीं है कि ये इतने सारी चीज़ों को कवर कर पा रही है, तो फिर मुझे समता की तरफ जाना पड़ता है। आरओआई ये मैं आपको बता चुका हूँ, आरओआई अगर मेरे जो ऋण की दर है उससे ज़्यादा है, आरओआई अगर ज़्यादा है और ऋण के ऊपर जो मुझे ब्याज वगैरह देना पड़ रहा है वो अगर कम है, तो फिर मैं ऋण के माध्यम से अपना जो भी ज़रूरत है उसको पूरा करूँगा। पूंजी संरचना में ऋण को ज़्यादा रखूँगा और समता को कम रखूँगा। एंड इसका उल्टा अगर ये नहीं हो पा रहा है तो खर्चा कितना आ रहा है ऋण की लेने में, खर्चा जितना ज़्यादा होगा, ठीक है, अब उसमें वो ब्याज भी आ रहा है, वो सारा पैसा भी आ रहा है जो मुझे ऋण लेने में लग रहा है। तो ये सारा जो चीज़ें हैं ऋण के ऊपर जितनी भी लागत आ रही है, अगर ये ज़्यादा है, ठीक है, और मेरी जो आय है वो कम है, ठीक है, आय अगर मेरी कम है और लागत ज़्यादा है, तो फिर मैं समता की तरफ जाऊँगा, नहीं तो मैं ऋण के माध्यम से काम चला सकता हूँ। टैक्स रेट कैसी है? तो अगर टैक्स रेट कम हो, तो आप ब्याज से भी ऋण से भी काम चला सकते हो। टैक्स रेट अगर ज़्यादा है, ठीक है, तो आप देखो टैक्स रेट का मतलब क्या है कि आपको टैक्स कितना देना पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर टैक्स रेट आपकी कम है, कम का मतलब आपको 20% टैक्स देना पड़ रहा है और एक जगह आपको 40% टैक्स देना पड़ रहा है, ठीक है। तो देखो 20% में आप प्रॉफिट को ज़्यादा दिखाकर भी काम चला लोगे। प्रॉफिट को ज़्यादा कब दिखाएंगे? जब ब्याज का हिस्सा कम होगा। तो आप ऋण को कम लेकर भी काम चला सकते हो। पर अगर टैक्स रेट ज़्यादा है, आपको प्रॉफिट पर ज़्यादा टैक्स देना है, तो फिर आप ऋण को ज़्यादा लीजिए, जिससे आपका जो प्रॉफिट है वो उतना ही डाउन चला जाए और आपको टैक्स क्या करना पड़े? कम देना पड़े। तो ये भी देखना पड़ता है। समता की लागत मतलब कि कॉस्ट ऑन इक्विटी, अगर वो ज़्यादा आ रही है, समता के ज़रिए पैसा एकत्र करने में पैसा अगर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, तो आप फिर ऋण की तरफ जाएँगे, ठीक है, और अगर पैसा कम लग रहा है, तो अगर ज़्यादा है तो ऋण की तरफ, अगर कम में आप काम चला पा रहे हो, ठीक है, तो फिर हम समता से भी काम चला सकते हो। डिपेंड एक कारक पर नहीं करेगा, ये मैं आपको बता चुका हूँ। प्रवर्तन लागत वही होती है कि उस पर कितना पैसा आ रहा है आपको, तो वो देखा जाएगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। फिर वही है, ज़्यादा है तो ऋण की तरफ चले जाओ, कम है तो समता की तरफ चले जाओ। फिर है जोखिम का ध्यान, रिस्क। तो रिस्क अगर ज़्यादा है तो वही बात है, ज़्यादा आएगा। देखो रिस्क अगर ज़्यादा है, मतलब कि आपको लॉस होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो आप समता की तरफ जाओ, और अगर रिस्क कम है तो फिर आप ऋण की तरफ भी जा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। फ्लेक्सिबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी हम ऋण के माध्यम से पूरा कर सकते हैं अपना जो वित्तीय आवश्यकता है उनको पूरा। कंट्रोल, आपको पता है कि अगर समता आप ज़्यादा इशू कर दोगे, समता को अगर बढ़ा दोगे, तो आपका कंट्रोल कम हो जाएगा। समता को बढ़ाते ही आपका कंट्रोल चला जाएगा। तो जो जो ऑर्गेनाइजेशन, जो व्यवसाय नियंत्रण नहीं खोना चाहता, वो ऋण के माध्यम से ही क्या करेगा? पैसे को एकत्र करने की कोशिश करेगा। फिर नियामक ढांचा क्या है? जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, वो हमें रखना ही पड़ेगा। जो जो भी कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो भी वो हैं, वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। हम उसी के हिसाब से अपना ढांचा रख सकते हैं। शेयर बाजार की दशाएं क्या हैं? अगर शेयर बाजार में इस समय शेयर की वैल्यू अप जा रही है, तो आप समता से पैसा एकत्र करोगे तो आपके पास ज़्यादा पैसा आएगा। और अगर शेयर बाजार की कंडीशन डाउन है,
तो फिर आप समता को छोड़कर किस तरफ जाओगे? ऋण की तरफ जाओगे। अन्य कंपनियों की पूंजी संरचना क्या है जो आपके फील्ड में है, उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो अगर उनकी उनकी जो पूंजी संरचना है उसमें ऋण की मात्रा अधिक है, तो आप सोचते हो कि आप भी ऋण से ही फिर काम चला सकते हो, क्योंकि इसका मतलब है रिटर्न अच्छी है। ठीक है, ऋण ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि रिटर्न अच्छी है। तो अगर रिटर्न अच्छी है तो आप ऋण की जो ब्याज वगैरह की लागतें हैं वो पूरा कर सकते हो। ठीक है, तो ये कहलाता है ये समता की लागत का मतलब होता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ये पॉइंट थोड़ा सा रह गया था ढंग से एक्सप्लेन करे बिना, तो ये मैं बता देता हूँ। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का मतलब होता है जब आप क्या करते हो, ऋण से काम चलाकर, मतलब कि कम पैसा अपना लगाकर बाहरी पैसे से ही क्या कर पाओ, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा पाओ, तो वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है। तो ज़्यादातर यही कोशिश करते हैं अंशधारी कि हम बाहर के पैसे से ही कमाकर उनका जो खर्चे हैं वो भी पूरे कर सके और अपना अपना जो मैक्सिमाइजेशन है हमारी शेयर होल्डर वेल्थ की उसको बढ़ा सके, तो वो कहलाता है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो ये कुछ ऐसे कारक थे जो ये डिसाइड करने में हमारी मदद करते हैं कि हमें ऋण से ज़्यादा पैसा एकत्र करना है, जो जो हमें पैसा चाहिए, वित्त की जो आवश्यकता है वो, या फिर हम समता से उसको पूरा करें। नेक्स्ट टॉपिक आता है अब, वो आता है स्थायी पूंजी। स्थायी पूंजी का मतलब यहाँ पर निवेश से ही संबंधित है, और निवेश में भी ये स्थायी पूंजी का मतलब एसेट्स को, जो एसेट से रिलेटेड डिसीजन था हमारा उससे संबंधित है। तो ये एक तरीके से निवेश का ही पार्ट है। तो दो प्रकार की पूंजी होती है, एक स्थायी और एक कार्यशील। कार्यशील को हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल जो होती है वो कैसे बनती है। अगर हम कार्यशील पूंजी की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो स्थायी पूंजी होती है, स्थायी पूंजी में से हम जो कार्यशील पूंजी, मतलब कि हाँ, चालू संपत्तियां होती हैं। एक मिनट रुक जाइए, अभी इसको स्थायी पूंजी का फार्मूला थोड़ा सा गलत हो रहा है। स्थायी कार्यशील पूंजी का मतलब है कि जो हमारी चालू संपत्तियां हैं, मतलब कि जो करंट एसेट्स हैं, उस करंट एसेट्स में से अगर हम अपनी जो चालू, जो हमारे लाइबिलिटीज हैं वो माइनस कर दें, तो हमारी क्या आ जाती है, वर्किंग कैपिटल आ जाती है। स्थायी पूंजी का मतलब एसेट से है, जो संपत्तियां हम खरीदते हैं बिजनेस में वो होती हैं। तो जो स्थायी होती हैं वो दीर्घकालीन संपत्तियों को हम कहते हैं। स्थायी पूंजी व्यवस्था में फर्म की पूंजी का विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं में आवंटन किया जाता है। जो पैसा आपने एकत्र किया है, ज्यादा पैसा स्थायी पूंजी में लगता है, मतलब मशीन खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में, फर्नीचर खरीदने में, इसमें ज्यादा पैसे की आवश्यकता होती है, तथा उस प्रकार की संपत्तियों में लगाया जाता है जो व्यवसाय में लंबे समय तक यूज की जाएंगी, मतलब उनका उपयोग हम बार बार करते हैं। तो जो उनमें पैसा लगता है वो हमारा स्थायी पूंजी वाला पैसा कहलाता है। तो इस प्रकार के निर्णय में जो निवेश होता है हमारा, वो निर्णय हमें लेना होता है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो हम उसको निवेश निर्णय के नाम से ही जानते हैं। और इसी को हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन भी कहते हैं, जो हमने शुरू में पढ़ा था, जहां पर हम लंबे समय के लिए व्यवसाय में पैसा लगाएंगे। तो वहां हमें सोचना पड़ता है, डिसीजन बहुत ध्यान से लेना पड़ता है। वहीं से व्यवसाय का विकास एंड रिस्क कितना है वो उसमें डिपेंड करते हैं। तो देखते हैं कि स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, तो ये उसी कैपिटल बजटिंग को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनको देखते हैं एक बार। सबसे पहला, व्यवसाय की प्रकृति। ठीक है, तो ये प्रकृति है, ये गलत लिखा गया है अभी। तो व्यवसाय की प्रकृति का मतलब ये है कि व्यवसाय में कितना पैसा चाहिए, किस प्रकार का व्यवसाय है। अगर मैं कोई स्टील का प्लांट लगाने लगूं, ठीक है, तो मुझे जो स्थिर, या जिसको हम स्थायी कहते हैं, स्थायी संपत्तियां ज्यादा चाहिएंगी। तो मुझे स्थायी पूंजी में ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए हैवी इन्वेस्टमेंट या ज्यादा जो रिक्वायरमेंट है वो होगी पैसे की। और अगर मेरा व्यवसाय किसी किराने की दुकान का है, किराना शॉप का है, तो मुझे उसके अकॉर्डिंगली कम पैसे की आवश्यकता होगी। तो व्यवसाय की प्रकृति भी डिसाइड करती है
दूसरा है सक्रियता का मापदंड, कॉन्टिन्यूटी कितनी है, अगर व्यवसाय चलता रहेगा, बंद नहीं होगा तो ज़्यादा चाहिएगा, अगर वो थोड़ी देर में बंद हो जाएगा तो फिर मैं स्थायी पूंजी में निवेश ना कर कर उनको किराए पर लेकर भी काम चला लेता हूँ। फिर है तकनीक का विकल्प, अगर मुझे नई टेक्नोलॉजी चाहिए, तकनीक जो है लेटेस्ट चाहिए, ठीक है, तो फिर मुझे ज़्यादा स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। और अगर मेरा जो है लेबर इंटेंसिव है, मतलब कि हम काम जो है इससे लेबर से चला लेंगे, तो कम स्थायी पूंजी की जरूरत होगी। तकनीक का आगे बढ़ना, अगर तकनीक में उत्थान करना है, एडवांसमेंट करना है तो ज़्यादा चाहिए, और अगर वो ऑप्शन मेरे पास नहीं है, लेकिन तकनीकी उत्थान उत्थान का ऑप्शन नहीं है या इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी मेरे पास नहीं आ रही, तो मैं कम पैसे में भी काम चला लूँगा। फिर आता है विकास प्रत्याशा, ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, तो अगर ग्रोथ के चांसेस अच्छे हैं, लेकिन विकास के चांसेस हैं, तो मुझे ज़्यादा आवश्यकता होगी स्थायी पूंजी की, और अगर विकास के चांसेस नहीं है तो कम में भी काम चल जाएगा। विविधीकरण का मतलब विस्तारीकरण होता है, व्यवसाय को बढ़ाएं, दूसरे व्यवसाय में जाएं, जिसमें हूँ मैं उससे ज़्यादा दूसरे फील्ड में जाऊँ, ठीक है, एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट में जाऊँ, तो अगर ये ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल हैं तो मुझे ज़्यादा स्थायी पूंजी की ज़रूरत होगी, और अगर ये नहीं है तो कम स्थायी पूंजी की आवश्यकता होगी। फिर आया वित्तीय विकल्प, क्या ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है, तो विकल्प कैसे हैं, तो अगर मेरे पास ऋण का विकल्प है, ठीक है, और मैं उसके ब्याज को देने में कैपेबल हूँ, तो मुझे स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम होती है। और अगर मेरे पास समता का विकल्प है, पैसा मैं वहीं से ले सकता हूँ, तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होगी। तो जब समता से पैसा एकत्र करना होता है, मतलब कि जब ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होती है स्थायी पूंजी में, हम समता की तरफ जाते हैं। तो वित्तीय विकल्प किस प्रकार के मेरे पास अवेलेबल है? आपको पता है कि समता का मतलब मेरी शेयर होल्डिंग पावर है। तो आपको पता है कि हर एक की एक ऑथोराइज्ड कैपिटल होती है, ठीक है? और अगर मैं अपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल को पूरा कर चुका हूँ, मतलब कि मैं उसका 100% यूज़ कर चुका हूँ, तो मैं इस तरफ तो जा नहीं सकता, मुझे किस तरफ जाना पड़ेगा? ऋण की तरफ, ठीक है? तो स्थायी पूँजी में फिर ऋण मैं ब्याज पर स्थायी पूँजी को खरीदने से बचता हूँ, तो मैं उससे मैं अपना काम जो है वो रेंट से ही चलाऊँगा, ठीक है? तो वित्तीय विकल्प क्या है? सहयोग का स्तर, कॉर्पोरेशन कैसा है, कोऑपरेशन कैसा है? तो अगर कोऑपरेशन अच्छा है, व्यवसाय में मैनेजमेंट अच्छी है, सब काम अच्छे हैं, हर प्रकार से सहयोग है, तो स्थायी पूंजी की आवश्यकता कम हो तो भी काम चल जाएगा। लेकिन मुझे अगर लोन ऋण मुझे आसानी से मिल रहे हैं, तो मैं स्थायी पूंजी को खरीदने की तरफ ध्यान नहीं देता। पर अगर वो पूंजी जो जो भी चीज़ मुझे चाहिए, अगर वो मुझे मिल ही नहीं पा रही, उसको खरीदने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो जब ये ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो फिर मुझे उसे खरीदना ही पड़ेगा। तो ये स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाले कारक हैं। अब लास्ट टॉपिक आता है इसका, जो आता है कार्यशील पूंजी। कार्यशील पूंजी का मतलब जो पैसा मुझे डे टू डे बिजनेस के जो ऑपरेशन होते हैं उनके लिए चाहिए होता है। तो कार्यशील पूंजी का पढ़ते हैं कि कार्यशील पूंजी मूल रूप से जो छोटी अवधि के लिए, जिसका 1 साल का समय होता है, किसी भी संगठन को जो जरूरत होती है उस वित्तीय स्थिति को बताती है। इसमें संपूर्ण क्षमता के आकलन में मदद मिलती है। वर्तमान जो संपत्तियां होती हैं, करंट एसेट्स, उनमें से अगर मैं वर्तमान देनदारियों को माइनस करूं तो मेरी कार्यशील पूंजी आ जाती है। करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करता हूं तो मेरी वर्किंग कैपिटल आ जाती है। यह अनुपात हमें यह दिखाता है कि छोटे समय में कंपनी के पास क्या पर्याप्त संपत्ति है अपने जो देनदारियों को देने के लिए। ये इसका फार्मूला है, ये आपको पता ही है, चालू दायित्व संपत्तियों में से चालू दायित्व को माइनस कर दो तो आपकी शुद्ध कार्यशील पूंजी आ जाती है। तो इसलिए जो वित्तीय वाला था, जहाँ पे पैसा इकट्ठा होना था, वो हमने सिर्फ लॉन्ग टर्म वाला पढ़ा था, शॉर्ट टर्म वाला यहाँ पर आ गया। ऐसे ही निवेश वाला भी जो छोटे समय का है वो यहाँ पर आया। तो वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं। तो वर्किंग कैपिटल को या कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाला वही सबसे पहला व्यवसाय की प्रकृति है। तो प्रकृति में जैसा मेरा व्यवसाय है, ठीक है, अगर मैं ऐसा व्यवसाय कर रहा हूँ जिसमें ऐसी वस्तुएं बन रही हैं जो 1-2 दिन में खराब हो जाएंगी, ठीक है, जैसे ब्रेड वगैरह है,
तो ऐसे व्यवसाय में मुझे कार्यशील पूंजी की आवश्यकता ज़्यादा होती है। और जो जो ये जिनको हम नाशवान वस्तुएँ कहते हैं, और जो ऐसी हैं जो 1 महीने बाद भी अगर मैं बेच दूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फर्नीचर वगैरह, तो वहाँ पर कार्यशील पूंजी कम भी होगी तो काम चल जाएगा, ठीक है? फिर संचालन का स्तर क्या है? ठीक है, ऑपरेशन अगर मैं बड़े लेवल पर काम कर रहा हूँ, संचालन के स्तर का मतलब है कि मैं प्रोडक्शन कितना कर रहा हूँ। तो अगर मेरा उत्पादन ज़्यादा है, उत्पादन का स्तर बहुत अधिक है, ठीक है? तो मुझे कार्यशील पूंजी भी ज़्यादा चाहिएगी। कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी क्या हो जाएगी? ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? नेक्स्ट है व्यवसाय का चक्र, जिसको साइकिल कहते हैं, प्रोडक्शन साइकिल। यहाँ से शुरू होती है जब मैं कच्चा माल खरीदता हूँ, ठीक है? कच्चे माल से मैं क्या करता हूँ? प्रोडक्शन करता हूँ। प्रोडक्शन हो गया, यहाँ पर उत्पादन हो गया वस्तुओं का, ठीक है? उत्पादन को फिर मैं बेचता हूँ, व्यवसाय में बिक्री होती है, और उस बिक्री से फिर मेरे पास कैश आता है, और उस कैश से फिर दोबारा मैं क्या करता हूँ? कच्चा माल खरीदता हूँ। तो ये मेरा एक व्यावसायिक चक्र है। तो ये चक्र अगर लंबा हो जाए, ठीक है? इसकी जो अवधि है, अगर वो अवधि बड़ी होती है, ज़्यादा होती है, तो फिर कार्यशील पूँजी भी ज़्यादा ही चाहिए होती है। और अगर ये चक्र छोटा है, तो कार्यशील पूँजी भी मुझे कम चाहिएगी। फिर आया मौसमी कारक, सीज़न के हिसाब से, जैसे जब कभी क्या कहते हैं, कोई त्योहार आता है तो आप देखते हो कि कई चीज़ों की डिमांड बढ़ जाती है। तो जब डिमांड बढ़ेगी तो कार्यशील पूँजी भी ज़्यादा चाहिएगी, जब डिमांड कम होगी तो कार्यशील पूँजी की आवश्यकता भी कम होगी, तो वो मौसमी कारक है। उत्पादन चक्र भी वही है, प्रोडक्शन साइकिल है जो अभी मैं आपको दिखा रहा था। व्यवसाय चक्र भी वही है कि एक व्यवसाय कितना लंबा चक्र लेकर पूरा करता है, तो लगभग एक जैसी बातें हैं। फिर आता है उधार विक्रय सुविधा, आप कितने दिन के लिए उधार दे रहे हो, ठीक है? उधार का समय, मतलब कि अगर मैं 4 महीने के लिए उधार दे रहा हूँ, तो मुझे 4 महीने उत्पादन करने के लिए पैसा चाहिएगा, ठीक है? उत्पादन करने के लिए फिर मुझे 4 महीने पैसा चाहिए, तो ज़्यादा पैसा चाहिए। और अगर मैं सिर्फ़ 1 ही महीने के लिए उधार दे रहा हूँ, तो फिर ऑब्वियसली ये पैसा भी कम चाहिए, ठीक है? ऐसे ही होता है उधार क्रय सुविधा। तो अगर क्रय सुविधा जो है कम है, मतलब कि 1 महीना ही है, वो मुझे 1 महीने के लिए सिर्फ़ उधार देते हैं माल, तो मुझे फिर ज़्यादा कार्यशील पूँजी चाहिएगी। और अगर वो मुझे 3 महीने के लिए उधार देते हैं, तो फिर मैं कम कार्यशील पूँजी से भी काम चला सकता हूँ। नेक्स्ट आता है संचालन कार्य, कैसे काम को पूरा किया जाता है। तो अगर संचालन सुचारू रूप से चल रहा है तो कम कार्यशील पूँजी की ज़रूरत होगी। अगर संचालन कार्य में बाधाएँ हैं, अवरोध हैं, तो कार्यशील पूँजी की ज़रूरत भी ज़्यादा होती है। समय जितना ज़्यादा लंबा खिंचता चला जाएगा, हमें पैसे की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती जाएगी। कुशलता, जितना अच्छा मैनेजर काम अच्छा कर पा रहा है, अगर मेरी कुशलता अच्छी है, तो कार्यशील पूँजी की ज़रूरत ज़्यादा है, अगर कुशलता अच्छी नहीं है, तो कार्यशील पूँजी की आवश्यकता ज़्यादा है। ठीक है? तो एफिशिएंसी जितनी ज़्यादा होगी, उतना ही कम कार्यशील पूँजी चाहिएगी। एफिशिएंसी जितनी कम होगी, कार्यशील पूँजी उतनी ही ज़्यादा चाहिएगी। कच्चा माल उपलब्ध है क्या? अगर कच्चे माल की उपलब्धि है, मतलब कि वो आसानी से अवेलेबल है, आसानी से उसकी उपलब्धता है, मुझे माल आसानी से मिल रहा है, तो मुझे उससे ज़्यादा खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो कार्यशील पूँजी जो है, वर्किंग कैपिटल जो है वो कम चाहिएगी। पर अगर उसको उसकी उपलब्धता में दिक्कतें हैं, बाधाएँ हैं, ठीक है? ज़्यादा समय लगता है, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए। विकास के चांसेस क्या हैं? अगर आपको दिख रहा है कि आपका व्यवसाय बढ़ सकता है, उसमें जो विकास के जो ऑप्शन हैं, बढ़ने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी क्या होगी? ज़्यादा चाहिएगी। क्योंकि आप फिर उत्पादन ज़्यादा करोगे। तो उत्पादन ज़्यादा करोगे तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कॉम्पिटिशन है, अगर मोनोपोली है मार्केट में, ठीक है? एकाधिकार है। अगर मोनोपोली मार्केट में है तो आपको कार्यशील पूँजी की आवश्यकता कम है, और अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है तो आपको ऑब्वियसली है ज़्यादा कार्यशील पूँजी चाहिए, क्योंकि आपको फिर उधार भी बेचना पड़ेगा। इन्फ्लेशन कैसी है? तो इन्फ्लेशन की रेट भी
ये डिसाइड करती है कि कार्यशील पूंजी कैसी हो। इन्फ्लेशन रेट जितनी ज़्यादा होगी, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता उतनी ज़्यादा होगी, वे जितनी कम होगी, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता उतनी ही कम होगी। अब ये चैप्टर हमने पूरा कर लिया और ये चैप्टर कम से कम आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है। कम से कम बता रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये 10 का भी हो सकता है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितना आप इसको ज़्यादा करेंगे, आपको उतना ही आसानी से ये समझ में आएगा और बार-बार पढ़ते रहिए, एनसीईआरटी से इसको पढ़ते रहिए, आपको ये चैप्टर ज़रूर समझ में आएगा। चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी आने वाली वीडियो का जो है अपने आने वाले पेपर में यूज़ कर पाइए। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए और हम ऐसे ही अच्छा पढ़ते रहें। धन्यवाद।